आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए आज कुछ बात करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था ये बात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ दिमाग में चल रही थी कि अगर मैं बात ये रखूँगा तो आप लोग किस तरीके से इस बात को लेने वाले हो। फिर भी मैंने सोचा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आज नहीं तो कल हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें कम से कम अपने लिए बात तो रखनी ही पड़ेगी। देखिए मैं आपको एकदम कहानी सुनाता हूँ एकदम स्टार्टिंग से, जहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है और वहाँ पे अपने आप समझ में आ जाएगा कि गलती किसकी है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रहा कि गलती उनकी है, इनकी है या हमारी है। मैं बस एक बात सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। उस बात को सुनकर खुद आप डिसाइड हो जाएगा एक ही बार में कि गलती किसकी है। पॉइंट को समझना। हमारी कहानी शुरू होती है 10th क्लास से। 10th क्लास की पहले की दुनिया तो बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर अगर कोई हमसे पूछता है क्या बनना चाहोगे तो हम अच्छे अच्छे नाम सोचते हैं ताकि हमारा एक स्टैंडर्ड बना रहे क्लास में। कोई पायलट बोलता है तो कोई इंजीनियर बोलता है, कोई डॉक्टर बोलता है तो कोई क्रिकेटर भी बोलता है। ऐसे जिसके जो जो पैशन होते हैं 10th क्लास से पहले, मतलब जो सच में उसके दिल में होता है कि वो उस चीज़ में करना चाहता है, वो बोल देता है। 10th क्लास की बात की जो कहानी होती है वो आप सब लोगों के सामने धीमे धीमे ताश के पत्तों की तरह खुलती जाती है। देखो अब मैं इस बात को समझाने के लिए आपके सामने पूरे बोर्ड पर लिखा हूँ, एक एक करके हम बातें करेंगे। हमारे पास 10th क्लास के बाद इंडिया में दो बोर्ड्स होते हैं, एक स्टेट बोर्ड होता है और एक सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंग्लिश बोर्ड आ जाते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, और फिर बात मैं स्टेट बोर्ड्स के बच्चों की भी करना चाहूँगा जो आज तक कोई उठाता ही नहीं है, भगवान जाने क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है बात रखनी चाहिए। सबसे पहले बात अपनी शुरू होती है 10th क्लास के बाद परसेंटेज आने से, जहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं कि हम साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। अब ये जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाला सिलेक्शन है ये फंडा पूरा परसेंटेज के बेसिस पर होता है। जिसके 75% से ऊपर होते हैं उनको बहुत अच्छा माना जाता है और उनको साइंस मिलती है, जिनके 75% से नीचे होते हैं उनको आर्ट्स वगैरह और कॉमर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया करते हैं। ये सारी बातें चल रही है। मतलब आप खुद सोचो 10th क्लास में अगर आपके 90% अबव हैं या 90% हैं तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता है इस सिस्टम के द्वारा, और तभी आप साइंस के लिए एलिजिबल हो पाते हो। आपके भी अंदर एकदम मतलब जोश होता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 10th तक, अब हम 11th में साइंस लेके अपनी जिंदगी को और अच्छा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात हो चुकी है अपने 10th के बाद 11th 12th में आने की। जब आप 11th 12th में आते हो तो सबसे पहले 10th के बाद 11th में ये वाला गैप होता है जहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। 10th तक हमारा सिलेबस बहुत कम होता था, 11th में सिलेबस बहुत बढ़ जाता है और डिफरेंट तरह की हमें वहाँ पे परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। कोई भी बच्चा जो टॉप कर रहा होता है 10th में वो सीधे 11th में आके फेल हो जाता है। ये सबके साथ ही हुआ होगा या फिर किसी के आसपास के जो दोस्त होंगे उनके साथ हुआ होगा। कैसे भी वो बच्चा मेहनत करके फिर भी हार नहीं मानता है, वो 12th में एंट्री करता है और फिर दोबारा से अपने आप को बैक करता है और एक बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लेके आता है। अब यहाँ से बात फिर और एक अगले स्टेप पे आ चुकी है कि हमारा 12th क्लास का बोर्ड हो जाता है, लेकिन उसी समय हम 11th 12th में ये भी सोच रहते हैं कि आगे चल के क्या करेंगे। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, भाई बहन हो गया, रिलेटिव्स हो गए या पड़ोसी हो गए, मतलब जो भी लोग हैं उनसे हम दो ही चीज़ सुनने को मिलते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स। ये पूरी कहानी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। या तो IIT JEE कर लो तो इंजीनियर बन जाओगे या फिर नीट कर लो तो डॉक्टर बन जाओगे। बिल्कुल सही बात है, ये जो लिखा है नीट करने के बाद डॉक्टर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। IIT के बाद इंजीनियर बनते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये कितने, यहाँ पर सवाल ये आ रहा है हर साल कितने IIT करने के बाद इंजीनियर सच में बनते हैं और जिनको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, और नीट करने के बाद कितने डॉक्टर सच में बनते हैं और किनको जॉब मिलती है। ये सवाल सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाता है। चलिए फिर ये हमारे पास कारवां चलता रहता है। हम 11th 12th में तैयारी करते हैं, डिफरेंट कोचिंग में जाते हैं, 12th के बाद बच्चा ड्रॉप भी करता है अपने इस पैशन को पूरा करने के लिए। सारी चीज़ें हो जाती हैं जिस लेवल पे वो कर सकता है। 90% अब 12th में आ जाए तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो IIT JEE ना निकाल पाए तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट भी हो जाता है। ये सब आप लोगों के साथ हुआ होगा। और वहीं पर फिर एक रास्ता निकलता है BSc का, जहाँ पर जब हम IIT और नीट में जब फेल हो जाते हैं तो उस समय हम लोग BSc के बारे में सोचते हैं। वैसे तो अगर आप किसी को BSc बोलोगे गांव वालों को तो वो तो सोचेंगे क्या मजाक है, BSc कोई डिग्री होती है क्या, BSc तो यहाँ इस कॉलेज में नहीं भी जाओगे तब भी मिल जाएगी। ये रियलिटी है। मैं यूपी से हूँ, यूपी में यही हाल है कि बच्चा पूरे साल ना भी जाए, सिर्फ एग्जाम देने चला जाए तो उसकी डिग्री 3 साल के बाद तैयार है। तो अब आप खुद सोचो कि एक जगह डिग्री तैयार है जहाँ पर बिना जाए हुए, तो उस बच्चे को आता भी कितना होगा।
है ना। चलिए इस पॉइंट सब पे बात करेंगे अपन। तो बीएससी अपने यहाँ दो तरीके से होती है, दो जगह से होती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है और एक स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है। हम यहाँ से बात शुरू करते हैं अपनी। हम लोग जब बीएससी में एंट्री करते हैं तो क्या सोच के एंट्री करते हैं कि जो हमने 11th-12th के टाइम जो हमारे पास कमियां थी, जो हमारे पास सोच कम थी, अब हम इतना समझ चुके हैं कि अब हम बहुत अच्छा करेंगे। मतलब हम गिरने के बाद फिर उठने की कोशिश करते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। हमने बीएससी में एंट्री की जहां पर बहुत सारे लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिली, बहुत सारे लोगों को स्टेट यूनिवर्सिटीज मिली। अब सबसे पहले हमें यहीं पर बात करनी है कि जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी करते हैं तो क्या हाल होता है। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, तो मैं आपको उसका छोटा सा आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे जो बाहर हैं, जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल पाया, स्टेट यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके लिए डीयू बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज है। और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। ये बात ऐसी ही जैसे कि होता ना कि दूर से हम देख रहे हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। रियलिटी तब पता चलती है जब हम उस सिस्टम के अंदर बैठते हैं। मैंने खुद अपने टाइम पे कॉलेज में जब देखा था तो ऑलमोस्ट 10% ही टीचर होते हैं हर कॉलेज में। अराउंड 70 कॉलेजेस हैं अभी डीयू में, साइंस वगैरह 60+ ऑफर करते हैं, जहाँ पर 10% ही टीचर्स होते हैं जो डेडिकेटेड होकर अपना वर्क करते हैं। बाकी सब क्या करते हैं, आराम से बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना मंगाते हैं टाइम पर और बस खत्म। बच्चा अपने आप कर लेगा, बच्चा समझदार है, बच्चे के 12th में 90% अबव आए हैं, और तभी इनकी जो कट ऑफ कॉलेज की होती है वो हाई इसीलिए होती है, हाई क्यों होती है आप खुद सोचो। जब बहुत हाई कट ऑफ रखेंगे तो बच्चे को कम समझाना पड़ेगा, और कम समझाना पड़ेगा इसका मतलब अपना आराम से टाइम बैठ के बिता सकते हैं। ये पॉइंट किसी ने आज तक नहीं उठाया, ये रियलिटी है। मैं रहा हूं उस सिस्टम में, पढ़ा हूं, मैंने फेस किया है कि मैं कहां से किस तरीके से चीजों को, जब डिफिकल्टी आती थी तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलता था। हमारे आसपास के फ्रेंड्स हैं लेकिन उनको कितनी नॉलेज है ये आप भी जानते हो। जो टीचर एक नॉलेज दे सकता है वो फ्रेंड्स नहीं दे सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, तो यही मैं कहना चाहता हूं, है बिल्कुल है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज से अच्छा है, उसके ज्यादा कुछ नहीं है। टीचर्स वही हैं कि भैया बैठ जाओ, एडमिशन के टाइम कट ऑफ वगैरह एडमिशन ले लिया, बहुत सारे मतलब हर तरीके के पॉइंट कर दिए, लेकिन पढ़ाने कोई नहीं आता वहां पर, सब दिक्कत ही दिक्कत है। स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो यहाँ तो क्या होता है, जो टीचर्स होता है ना वो होता ही नहीं। पहली बात तो आप ऑलमोस्ट अगर देखोगे, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सब जगह स्टेट में अगर देखोगे जहां पर कॉलेजेस बने हुए हैं, खासकर गांव के आसपास में, तो वहां कभी आप किसी कॉलेज में रैंडमली विजिट करना, वहां पे कभी टीचर ही नहीं होता। कि मतलब केमिस्ट्री का कभी कभी तो टीचर ही नहीं कोई, फिजिक्स का कभी कोई टीचर ही नहीं है। वो जब कोई पूछता है क्या है, तो हाँ हमने निकाल रखा है, जब आएगा कोई तो हम उसको रख लेंगे। मतलब एक बच्चा बिना टीचर के अपना पूरा साल बिता जाता है, कोई कोई तो अपनी पूरी डिग्री 3 साल की बिना टीचर के ले जाता है। अब आप खुद सोचो स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है। चलो एटलीस्ट यहाँ टीचर बैठते तो हैं, कॉलेज के अंदर बैठते तो हैं, लेकिन यहाँ तो टीचर ही नहीं है। और जो टीचर होते भी हैं इन दोनों जगह पर, नो डाउट इनको नॉलेज होती होगी, लेकिन एक होता है टीचिंग करना और एक होती है नॉलेज होना। नॉलेज होना मतलब जरूरी नहीं है कि वो टीचिंग भी कर सके। टीचिंग एक पैशन, एक तरीके से कह सकते हो। टीचिंग एक बहुत अलग कला है जहां पर आपको बोर्ड के सामने समय गुजारना होता है। और मोस्टली जो यहाँ टीचर्स होते हैं वो सब डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, एक हाईएस्ट डिग्री होती है उनके पास, एक अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं उनकी टीचिंग बहुत अच्छी हो। मेरे टाइम पर मैंने देखा है कि जरूरी नहीं था कि जो टीचर पढ़ा रहा हो वो इस कॉलेज में उसकी टीचिंग बहुत अच्छी थी। बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो पसंद नहीं आते थे, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता सिस्टम क्या चल रहा है, किस बेसिस पर रखा जाता है, लेकिन यही मैं कहूंगा टीचिंग बहुत अलग चीज होती है। पता नहीं किस बेसिस पर ये सब चीजें चलती हैं। एक सिस्टम है, हम सिस्टम में रह रहे हैं और सिस्टम में रह रहे हैं तभी हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आप सुनते जाइए। आप बस बीएससी आ चुकी है भैया, हमें धीमे धीमे पता चलता है 8-10 साल में ये ट्रेंड कर रहा है कि IIT JEM कोई एक एग्जाम है, और दिमाग में क्या आपने बैठ रखा है कि अगर हम IIT JEM एग्जाम निकालेंगे तो हमें IIT से MSc मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। साथ साथ कहीं ना कहीं अपने एक सपने और आ जाते हैं। जो बच्चा बीएससी सेकेंड ईयर में होगा, मैं पक्की बात बता रहा हूं, उसका ये सपना पक्का होगा अपने आप कि IIT JEM निकालने के बाद IIT के बाद प्लेसमेंट आ जाएगी, मतलब कोई कंपनी आएगी आपको वहां से लेके जाएगी। तो सबसे पहली बात, आप यहां गलत हो। आप अगर बीएससी के बाद IIT JEM निकालते हो तो MSc तो करने का मौका मिलेगा, लेकिन कोई कंपनी आके आपको जॉब नहीं देने वाली।
आप सोचते हो बीटेक वाले को 50 लाख 1 करोड़ का जॉब मिल रहा है, तो हमें कम से कम 10 लाख का तो ऑफर मिल ही सकता है। आप 10 लाख छोड़ो, आप लोग 5-6 लाख तक का भी ऑफर नहीं आता, कोई प्लेसमेंट ही नहीं है, ना के बराबर प्लेसमेंट है। तो आपका सवाल आ रहा होगा सर फिर आईआईटी से एमएससी का क्या मतलब है? आईआईटी से एमएससी का मतलब वही है जो आप बीएससी के टाइम स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के टाइम करते थे, वही एक सुपीरियर रहते हैं और कुछ नहीं है। इस टैग वगैरह का यूज करके आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, जहां पर एज अ फैकल्टी वर्क कर सकते हो, वो भी अपने दम पर। जब आपके पास टैलेंट होगा टीचिंग का, आपका इंटरव्यू होगा, आपका डेमो होगा, आपका रिटर्न होगा, मतलब इतने सारे पैरामीटर्स फिर आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर पाओगे। तो ये चलो हो गया। यहाँ पर कुछ बच्चे जो बीएससी के बाद बीएड करते हैं, देखो जो बीएड करते हैं वो गवर्नमेंट टीचर के लिए उनको पता होता है कि हमें तैयारी करनी है, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी तो इसमें दे नहीं सकते बीएससी में, टीजीटी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। कोई कोई बीएससी के बाद बीटीसी भी करता है। हाँ, मुझे मेरे एक दोस्त याद आ गया, वो मेरे से सीनियर थे और बीएससी कर रहे थे, और बीएससी के बाद उन्होंने हायर एमएससी फील्ड में नहीं गए, बीटीसी किया, क्योंकि उनको पता था कि बीटीसी करने के बाद एक गवर्नमेंट टीचर एटलीस्ट 1 से लेके 5 तक प्राइमरी की टीचर्स तो सरकारी बनी जाएंगे। और ये हाल है कि ना ही कोई वैकेंसी आती है, ना ही कोई रिजल्ट आता है, ना ही कोई एग्जाम डेट आती है। अभी तक ये सपना ही रह रहा है। तो मतलब बीएड के बाद सरकारी टीचर का जो सपना था उसमें क्या होता है, सीटेट होता है, एस्टेट होता है, एक तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और एक स्टेट। अब इन एग्जाम्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ना इनकी कोई एग्जाम डेट है, ना इनकी कोई वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, ना ही इनका कोई रिजल्ट का फिक्स्ड होता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यूपी भर्ती की बात करूं, 69,000 भर्ती की, तो अभी तक अटका हुआ है। मतलब आप खुद सोचो 2 साल तक ये अटका ही हुआ है। बहुत सारे लोग जिन्होंने तैयारी की थी, जिनको ऑलमोस्ट एक ख्वाहिश जिंदगी में, वो सब ख्वाहिशें तो धीमे धीमे खत्म होती जा रही हैं, सिर्फ आपके चक्कर में, सिर्फ आप लोगों के चक्कर में। पता नहीं किस तरीके से चीजें आप करवा पा रहे हो जो एक आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अब अगर मैं एमएससी की बात करता हूं, चलो बहुत सारे लोग आईआईटी में एमएससी करते हैं। अब वो एमएससी आईआईटी के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी करती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी करती हैं। बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जिसमें फेमस आईआईटी जैम हो गया, डीयू बीएचयू एग्जाम हो गए, सीटेट हो गया, जामिया हो गया, इस तरीके से एचसीयू हो गया। तो उस सभी से बच्चा एमएससी में एडमिशन ले लेता है। अब वो ये सोचता है एमएससी करते करते एक दिमाग में कीड़ा जाता है, नेट निकाल लो। अगर नेट निकाल लोगे सब टेंशन खत्म हो जाएगी। पॉइंट को समझिएगा किस तरीके से अपन को एक एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ना पड़ता है और धीमे धीमे कैसे अपने रास्ते पतले होते जाते हैं। अब ये आता है कि एमएससी के बाद आप नेट कर लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। सच बात है ये। जो बच्चा बीएससी के 3rd ईयर में होता है उसको तो यही समझ में आता है कि एमएससी के बाद अगर नेट करेंगे तो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये बात थी तो वो बच्चा एमएससी करता है 2 साल एकदम दिन रात बढ़िया से एकदम अच्छे से, उसके बाद नेट भी निकाल लेता है। अब नेट निकालने के बाद पता चलता है कि वहां पर कोई जॉब रखी ही नहीं है। अब बोलोगे सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो मतलब शुरू से लेके एंड तक बस यही बता रहे हो, कुछ नहीं है, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं हम तो बहुत ज्यादा। देखो डिमोटिवेट मुझे नहीं पता आप कैसे आप इस बात को ले रहे हो, इसको थोड़ा अगर पॉजिटिव तरीके से लोगे तो मैं आपको एक सच बता रहा हूं कि अपने सिस्टम में क्या चला आ रहा है। आपको हायर एजुकेशन तो देते जा रहे हैं, लेकिन आपको हायर एजुकेशन के साथ साथ पीछे भी करते जा रहे हैं। अब कैसे करते जा रहे हैं, आपने नेट निकाल लिया, जो एक पूरे मतलब अपने नेशनल का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नाम ही यही है कि एक राष्ट्रीय पैमाना है जहां पर आपको एक सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है या नहीं है ये डिसाइड करता है। ठीक है, अच्छी बात है, नेट निकाल लिया। लेकिन नेट निकालने के बाद क्या फिर आप बोलते हो पीएचडी करनी पड़ेगी जिसमें 5 साल लगेंगे, तब जाके आप एक टीचर बन पाओगे। मतलब जिस बंदे को टीचिंग करना है उसको 5 साल रिसर्च भी करना पड़ेगा। ये कोई सेंस तो मुझे समझ ही नहीं आया आज तक। एक रिसर्च करना अलग चीज है और एक टीचिंग करना अलग चीज है। पहले तो यहाँ पर, दूसरा अगर रिसर्च भी करते हैं तो हमारे इंडिया में वो सब चीजें नहीं है जो एक रिसर्चर के लिए चाहिए, जहां पर एक अच्छा माहौल चाहिए। ना ही आपके पास फंड होता है, पता नहीं आप स्टिपेंड भी बढ़ाते नहीं है, बस उतना ही रखते हो जितना है चला आ रहा है, बाकी सब जगह पता नहीं आप क्या क्या करते हो। तो पॉइंट यहाँ है कि अगर आप इतने बड़े लेवल पे ये सब चीजें करवा रहे हो, फिर नेट एग्जाम निकलवाते हो, तो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो आप हम लोगों को श्योरिटी दो, कुछ तो आप बताओ। जो बच्चा एमएससी नेट निकाल रखा है उसको कुछ तो श्योरिटी दो कि आपने इतना ये कर चुका है, आपने एक डेडिकेशन के साथ मेहनत की है, तो अब आपको ये अवार्ड मिलेगा, ये जॉब मिलेगी, भले ही वो 1 से लेके 5वीं तक की बच्चों को पढ़ाने की जॉब क्यों ना हो। मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चा जो अंडर ग्रेजुएशन कर लेता है, फिर अगर वो बीएड या बीटीसी कर ले तो उसको सीटेट वगैरह निकलवा के क्या करते हैं 1 से लेके 5 तक पढ़ा सकता है। लेकिन जो बच्चा एमएससी कर ले, नेट निकाल ले, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस ऐसे ही बैठे। उसके बाद फिर एंड में यही ऑप्शन है, या तो पीएचडी कर लो। पीएचडी में भी आपको पता है सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है,
कोई 30 साल तक अपनी ज़िंदगी को सिर्फ पढ़ाई में लगाकर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता। बहुत रेयर लोग होते हैं जो इस रिस्क को लेते हैं लाइफ में, और लेते हैं फिर गाइड वगैरह की प्रॉब्लम अलग ही होती है ज़िंदगी में। मैंने सुना है, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि असली में पीएचडी में रियलिटी क्या होती है, गाइड किस तरीके से क्या होता है। बहुत सारे गाइड अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे उसी समय टॉर्चर करते हैं अपनी लाइफ में। तो स्टूडेंट तो यार कहीं ना कहीं मेंटली डिप्रेस होगा ही बहुत सारी वजह से। और फिर क्या होता है, ये जो एमएससी बंदा नेट निकालता है उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में वो दो, या तो स्कूल ज्वाइन कर ले या फिर अपनी खुद की कोचिंग खोल ले। अगर वो स्कूल भी ज्वाइन करता है तो उसको 10,000, 15,000, 20,000, मैक्सिमम 30,000। मैं अपने यहाँ आसपास के लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी स्कूल में 30,000 से तो ज़्यादा देते नहीं, चाहे वो कितना भी डिजर्विंग क्यों ना हो। और वो भी तब जब आपसे दिन रात मेहनत करवा लेंगे, अलग अलग तरीके के उनके एग्रीमेंट होते हैं, पता नहीं। और कुछ भी जॉब की श्योरिटी नहीं है कब आपको निकाल दिया जाए, कुछ भी जॉब श्योरिटी नहीं है। उसके बाद या तो अपनी कोचिंग खोल ले, तो कोचिंग खोलना कोई मामूली बात तो नहीं है कि 25 साल उम्र हो चुकी है एमएससी करके नेट निकालते निकालते, फिर आप एक जगह बैठे हो जहां पर आप बच्चों का इंतजार कर रहे हो, एक बच्चा 10 बच्चा। तो ये कौन सी श्योरिटी होगी जॉब की? अगर हम एक हाईएस्ट लेवल का एग्जाम निकाल रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं आपके लिए, या फिर डिग्री ले रहे हैं आपके कहने पर, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो कम से कम आप वो चीज तो कर सको जिससे हमें श्योरिटी मिल सके जिंदगी में कि ये हमारे लिए बना है, हम इसको कर लेंगे। अब अपने ही दम पर करना था तो फिर तो 12th के बाद ही आप बता देते कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मत जाओ, आप ये कर लो, आप प्राइवेट कोचिंग खोल लो। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने नहीं नेट निकाला, जिन्होंने नहीं एमएससी किया, बीएससी करके ही पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे पे सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत ऐसे भी टीचर होंगे जो 12th के बाद ही, जिन्होंने अच्छे लेवल पे वर्क किया होगा, बहुत अच्छे लेवल पे 11th 12th को पढ़ा पा रहे होंगे। तो इसका मतलब वो डिग्री तो मैटर ही नहीं कर रही थी कहीं भी। अगर एंड में आपको प्राइवेट सेक्टर में एंट्री करवाना है स्कूल और कोचिंग में, तो फिर तो कोई डिग्री आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग तो 7 साल फिर बर्बाद कर दिए सबने। पॉइंट समझिए ना ये वाला। और फिर एंड में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? बीएड करना पड़ेगा। ये मजाक और बना दिया एकदम कि मतलब एक अच्छा हाईएस्ट लेवल का एग्जाम निकालने के बाद आपको बीएड करवाएंगे 2 साल की डिग्री में, भगवान जाने आपको टीचिंग में क्या सिखाने वाले हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की भी कोई गारंटी नहीं, पहले सीटेट वगैरह निकालना पड़ेगा। मतलब एक बंदा जो एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट एग्जाम निकालता है आपका, जिसको एक हाई लेवल की नॉलेज होती है, फिर आप उससे सीटेट वगैरह में, एस्टेट वगैरह में मैथ भी पूछते हो, हिंदी भी पूछते हो, जीएस भी पूछते हो। मतलब एक ही तो इंसान है, एक समय पर कितना कर पाएगा, किस लेवल पे वो अपना दिमाग दौड़ा पाएगा। और फिर आसपास की कंडीशंस भी तो बहुत खराब होती हैं, सिचुएशंस भी बहुत खराब होती हैं, फाइनेंशियली कंडीशन जो आप तो कभी समझोगे एक स्टूडेंट की लाइफ में किस कैसे चल रहा होता है, सारी चीजें। तो बीएड, अरे भाई टीचिंग एक ऐसी चीज है जब कोई प्लेटफॉर्म आप दोगे, प्रोवाइड करोगे, जब वो सिखाएगा दूसरों को तो अपने आप सीखता जाएगा। ये होती है टीचिंग। अगर उसने नेट निकाला है तो कहीं ना कहीं वो एलिजिबल है पढ़ाने के लिए, उसको नॉलेज है। अब आपको प्लेटफॉर्म देना है, और आप ऐसा भी तो कर सकते हो, प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ आप उसके साथ साथ ट्रेनिंग करवाइए। ये अलग से 2 साल के डिग्री को लेके जाओ, फिर अलग से एग्जाम निकालो, निकले ना निकले उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फिर आप उसको, कहने का मतलब इतनी हाईएस्ट डिग्री देने के बाद आप उसको बोलते हो आप बेरोजगार हो। मतलब क्या मजाक चल रहा है। मतलब कोई अगर 12th के बाद ना करे आगे, चलो उसको बेरोजगार बोलना चलो समझ में आता है कभी कभी, लेकिन जो बच्चा एमएससी नेट निकाल ले उसको फिर बेरोजगार कहोगे तो यार ये कहाँ जस्टिफाई है। उस बंदे ने तो अपनी जिंदगी के कम से कम 3 साल बीएससी, 2 साल एमएससी, 1 साल नेट वगैरह की तैयारी की, तो कम से कम 6 साल तो उसने मेहनत की आपके अकॉर्डिंग। 12th के बाद फिर उसको भी बेरोजगार का थप्पा लग चुका है। हाँ, तो अपन 2 श्रेणी में बांट देते हैं, एक कम पढ़ा लिखा हुआ बेरोजगार, एक ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ बेरोजगार। है तो एंड में बेरोजगार ना आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये सारी बातें आप समझो, इस पॉइंट को समझो क्या चल रहा है मतलब। और ये रियलिटी है हमारी इंडिया की, हमारे सिस्टम की। देखो मैं आज तक क्यों नहीं बोल रहा था, बोलने के लिए भी कोई चीजें होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। आपको सबको पता है हर रोज नए नए इश्यूज उठते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल यही, कोविड के टाइम स्कूल वाले फीस माफ करें या ना करें, इस पर आया। इस पर भी सरकार ने अपना कोई स्टैंड नहीं लिया। मतलब आप ये सोचते हो कि अगर स्कूल वाले फीस नहीं लेंगे तो वो पूरे के पूरे मतलब लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर ये बताओ, जो पेरेंट पढ़ाते हैं बच्चों को और जो टीचर्स उनके लिए काम करते हैं, मतलब एक स्कूल वाला 100% सैलरी ले रहा है एक बच्चे से, लेकिन वो टीचर को 25% सैलरी दे रहा है। ये सिस्टम क्या है भाई? आपको सब पता होने के बाद भी नहीं पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। मतलब जहां पर नहीं बात रखनी चाहिए वहां पर आप अपनी बातें रखते हो, मन की बातें चलती रहती हैं, और जहां पर बात रखनी चाहिए वहां पर भगवान जाने आप क्या कर रहे हो। कम से कम इस समय, ये जो सेंसिटिव टाइम है, पीरियड है कोविड-19 का, इस समय तो कम से कम स्टैंड लेना चाहिए था।
उनके हक में कहना चाहिए। तो जो लाखों लोग, लाखों पेरेंट्स से, करोड़ों पेरेंट्स थे, वेट कर रहे थे आपके डिसीजंस का कि हाँ एटलीस्ट कम से कम फीस माफ होगी। अभी भी बहुत सारे स्कूल में धड़ल्ले से फीस पूरी की पूरी मांगी जा रही है और पेरेंट्स को मजबूरी में देना पड़ रहा है। और नाम क्या चल रहा है? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अरे भाई, जो बच्चा स्कूल में क्लास में बैठ के नहीं समझ पा रहा, वो तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस में क्या समझेगा? चलो ठीक है, ये सब चीजें चलती हैं, ये बात हो चुकी है। ये तो अपनी कहानी थी जो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो और जो मुझे कहनी थी, ये हम लोगों ने कर ली। हम तो बहुत पढ़ लिख लिए, पढ़ लिखने के बाद कुछ नहीं मिला। अब एंड में आ जाते हैं इन पर, जो स्टेट बोर्ड वाले थे। कहीं ना कहीं आप लोगों से जो निचले स्तर की एक एजुकेशन पाते हैं, आप लोग तो फिर भी एक अच्छे लेवल के टीचर्स को देख पाते हो 11th 12th बीएससी एमएससी लेवल पे, लेकिन ये बेचारे तो कहीं देख ही नहीं पाते। जब इनके 10th की बात आती है तो कैसे भी ये पास होते हैं, अच्छे लेवल पे हो जाते हैं अपनी मेहनत करके, दिन रात करके। एक मैं गांव में ही हूँ तो मैं अपने आसपास में देखता हूँ तो सब यूपी बोर्ड के ही बच्चे हैं। जब वो 11th 12th में जाते हैं तो उनको तो ये भी नहीं पता कितने वर्ग होते हैं। हमें तो एटलीस्ट आइडिया भी होता है, तो उनको तो ना पता हो और पता हो बात बराबर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सिर्फ विज्ञान वर्ग होता है, साइंस वर्ग होता है। तो उनको, जिनको साइंस नहीं भी लेनी थी, जो ऑलरेडी वीक चल रहा था, जिसके 10th में खुद 60% आए हैं, उसको नहीं लेनी थी साइंस, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि उसके आसपास के स्कूलों में साइंस के अलावा तो और कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। तो पहली बार तो बच्चा वहीं पर पीछे हो गया। क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा? स्टेट में क्यों नहीं अच्छे लेवल पर एक एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा किया जा रहा है? उसके बाद ये बच्चा जो है आईआईटी जो नीट, ये तो मतलब ना के बराबर चलता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्टेट में आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं। बहुत सारी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, टीचर नहीं मिलते उनको, कोई बच्चे को इनको गाइड करने वाला नहीं मिलता। मोस्टली जो बच्चे हैं वो एसएससी में एंट्री करते हैं, ये होता है उनके लिए। और एसएससी कोई अपनी मर्जी से नहीं, उनकी वही मजबूरी टाइप का चल रहा है। अब जब वो एसएससी में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। एक तो सीएचएसएल होता है जो कि 12th क्लास के बाद ही जॉब्स होती हैं, लेखपाल होते हैं, बहुत सारे एमटीएस वगैरह जॉब्स होती हैं। और एक होता है ग्रेजुएशन। मतलब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो हर साल स्टेट बोर्ड के ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते, उनको तो फिर एसएससी सीएचएसएल में ही तैयारी करनी पड़ती है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको इसकी समझाता हूं कि चल क्या रहा है। मतलब मैं आज ये बात क्यों रख रहा हूं, ये बात रखने का ये क्योंकि 3-4 दिन से ट्रेंडिंग कर रहा है स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट। ये कहानी इन बच्चों की है, सीएचएसएल वालों की है। हमारे देश में 2 साल पहले फॉर्म निकाला गया रेलवे वालों का, जहां पे ग्रुप डी और एनटीपीसी का निकला। इलेक्शन की टाइम चल रही थी ये बात। फॉर्म निकला, फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरवाने के बाद ऐसा हो गया कि 2 साल बाद भी अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा। आप खुद सोचो, कंडीशन सोचो, 2 साल बाद तक एग्जाम का कोई पता ही नहीं कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। 500 रुपये सबसे जमा करवा लिया, है ना। मतलब 12 अरब करीब रुपए इकट्ठा हो गया फॉर्म से। अगर 2 साल का अपन ब्याज भी जोड़ेंगे तो 9 अरब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक अलग ही बिजनेस लेवल चला गया जो एक सरकार कर रही है अलग तरीके से। उसके बाद सरकार का एक स्टेटमेंट आता है कि हम 400 रुपये सबके वापस कर देंगे। 400 रुपये वापस करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जो समय आपने बर्बाद किया, एक बच्चा जो कोचिंग में रुपए जमा किया था, कोचिंग पढ़ रहा था, बार बार कोचिंग ज्वाइन कर रहा था, बार बार वो अपनी चीजें कर रहा था, तो वो किसको जवाब देगा कि क्या हुआ? 100 रुपए आप उसका काट लोगे तो किस बात का काटोगे? वो तो बेरोजगार है। मतलब बेरोजगार से भी आप 100 रुपये काट ले रहे हो, पता नहीं क्यों काट ले रहे हो। आपने ना ही कोई एग्जाम करवाया, ना ही कुछ करवाया, और अभी तक भी कुछ नहीं है। और इसके लिए बहुत, मतलब आप ये मान लो बहुत अच्छे लेवल पे क्या हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब आज ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं इसी बीच में हमें अपनी भी बात रखनी चाहिए, हमें उनके साथ भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो हमारे साथ भी एक समय सपोर्ट कर सकें इन सब चीजों के लिए। ये बात हो चुकी। उसके बाद बच्चा ग्रेजुएशन डिग्री करता है, सीजीएल की तैयारी करता है, एक लेवल पे बस उसकी सोच थोड़ी सी बढ़ जाती है कि हाँ सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जॉब अभी भी नहीं मिलनी है। क्योंकि इन एग्जाम की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, इनकी पहली बात तो एग्जाम डेट ही फिक्स नहीं होती है। अगर आप 2012 से लेकर 2020 तक देख लोगे तो कोई ना ही सही टाइम पे कुछ हो रहा है, ना ही कोई एग्जाम डेट आ रही है। वैकेंसी अगर आप देखोगे, एक पूरा एनालिसिस करोगे 8 साल में, तो वैकेंसी सिर्फ डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो हो ही नहीं। मतलब 2.5 करोड़ बच्चा सीएचएसएल का फॉर्म भरा था और एंड में आप उसका एग्जाम भी नहीं करवाए। और आप सबसे पहले एक चीज समझो, अभी कोविड-19 चल रहा है, आप इतने मतलब डेडिकेटेड हो कि आप जेईई और नीट वालों को एग्जाम करवा रहे हो अभी इस कोविड-19 की सिचुएशन में। अगर आप इतने ही डेडिकेटेड होते तो सबसे पहले इनका एग्जाम करवाते ना, और ये बच्चा खुशी खुशी जाता, ये कभी प्रोटेस्ट नहीं करता। जेईई नीट वाले तो बच्चे छोटे छोटे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा तो बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करता। ये तो खुशी खुशी जाता कि एटलीस्ट कम से कम हमारा एग्जाम तो लिया जा रहा है।
पॉइंट को समझो कितनी विडंबना चल रही है इस देश में। हर पॉइंट पर अगर आप उठाओगे तो नेगेटिविटी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा नजर? क्योंकि यार जिस बात के लिए, जिस भरोसे पर आप पर डिपेंड थे, आप वही नहीं करवा पा रहे हो। वो सारे मुद्दे साइड में कर दो, बस एक मुद्दा है, एटलीस्ट अगर हम आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग उस लेवल की डिग्री ले रहे हैं, हम उस लेवल का एग्जाम निकाल रहे हैं, फिर हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही? बस इतना सा सवाल है। फिर आप किस लेवल पर फेल हो जा रहे हो, किस समय, किस जगह दिक्कत आ रही है। अब इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊं कि मान लो इलेक्शन में ये चीजें शुरू हो जाएं कि सबसे पहले इलेक्शन की डेट फिक्स ना हो पाए 1 साल, उसके बाद मान लो आपका इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट ना आ पाए 1 साल, फिर उसमें धांधली की वजह से मान लो कोर्ट वगैरह तक केस गया, उसमें भी 1 साल लेट लग जाए। ऐसे अगर 1-1 साल लेट लग जाएगा तो आप तो पॉलिटिशियन तो पागल ही हो जाओगे यार एक तरीके से। मतलब आपको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हो इस लेवल एग्जाम्स पे, इन लेवल एग्जाम्स पर, और खासकर ये तो सबसे बड़ा मतलब मजाक चल रहा है कि आप एक हाईएस्ट डिग्री करवा दे रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए इस देश में कोई भी जॉब नहीं है जो आप कर सकते हो जहां पर आपको श्योरिटी मिलती हो। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को यार चेंज होना पड़ेगा, और कौन उठाएगा इसके लिए आवाज? किसी को तो उठाना पड़ेगा, किसी को तो रखना पड़ेगा। हम सब लोग ऑनलाइन में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट क्या है, 20 to 35 एज के ज्यादा लोग जो एक्टिव हैं, बहुत रेयर हैं जो 45-50 वाले एक्टिव हैं, जिनको सच में अच्छे लेवल की नॉलेज है, जिन्होंने बहुत अच्छा पीएचडी किया वगैरह वगैरह, जिसको आप मानते हो कि जो यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। हम लोग अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और अब बच्चा जब हमसे सीख रहा है हायर एजुकेशन वाला, तो हम कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ा सकते नेट एग्जाम निकाल के? उसके लिए भी आपको पीएचडी पहले करवाना है। एक पॉइंट समझो ना सिंपल सा, कि आज ऑलमोस्ट जो हायर एजुकेशन है वो ऑनलाइन है, 99% तो ऑनलाइन ही है। तो जब वही बंदे आपको ऑनलाइन बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, तो फील करो कि ऑफलाइन कितना अच्छा सिखा सकते हैं अगर इस सिस्टम में थोड़ा सा चेंज किया जाए। जिसको टीचिंग करनी है वो टीचिंग के लिए एकदम उसको प्रायोरिटी दें, जिसको रिसर्च करनी है उसके लिए दे, लेकिन वहां पे भी अच्छे लेवल का काम करवाओ। और जब टीचिंग कर रहे हैं तो उसको कम से कम प्लेटफॉर्म की श्योरिटी तो दे दो आप, कम से कम कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप खड़े रहोगे तो आपको ये चीज होगी। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से मुझे करनी थी, पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा, मुझे जो बात रखनी थी, जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने रख दी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो चुका है अपने गांव में आसपास। मैं जब 12th क्लास के एक स्टेट बोर्ड के बच्चे से, 12वीं क्लास पास आउट बच्चे से पूछता हूँ परमाणु क्या है, परमाणु को एटम बोलते हैं इंग्लिश में, वो बच्चा परमाणु नहीं बता पाता। आप इमेजिन करो कि किस लेवल का मतलब चल रहा है। तो यार दिक्कत उस बच्चे की है क्या? आप अगर खुद सोचो, आपके आसपास के, आप बहुत सारे लोग गांव के होंगे, स्टेट बोर्ड का बच्चा होगा, अगर आप उसको एक बार परमाणु समझा दोगे अच्छे से बैठ के, तो क्या वो नहीं समझ पाएगा? क्या आपको वो फिर से नहीं बता पाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो कैंपेन चल रहा है, हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, इसको आप ट्विटर पे ट्रेंड और करवाओ, आप भी ट्वीट कीजिए अच्छे लेवल पे। और अभी #1 ट्रेंड चल रहा है, और कल एक अच्छी न्यूज भी आई कि रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा, उसकी डेट भी अनाउंस होगी, लेकिन इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। एसएससी में तो चल ही रहा है, इसको टीचर्स के लिए भी लेके जाना है, और इसको फिर तो ये जो एग्जाम, जो हायर लेवल का एग्जाम हो, उसमें तो मजाक चल रहा है। चलो एक एग्जाम और होता है एमएससी के बाद गेट, ये एग्जाम भी अपने आप में मजाक चल रहा है। गेट एग्जाम में लगभग 25,000 बच्चा बैठता है, और 25,000 में से हर साल कम से कम 100, 150, 200 ही जॉब होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, बार्क में, डीआरडीओ में, ओएनजीसी में। तो मतलब बाकी बच्चा क्या करेगा? तो आप खुद सोचो ना इस पॉइंट पे कि आप हर तरीके से, हर आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें आप फीस ले रहे हो लगातार, और फीस लेने के बाद लगातार एक डिग्री मिल जा रही है, फिर एग्जाम करवा रहे हो, तब फॉर्म भरने के लिए पैसे ले रहे हो लगातार, फिर फॉर्म भर लिया, एग्जाम निकाल दिया, फिर आप बोलते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब नाइंसाफी टाइप का चल रहा है। तो ये वो पॉइंट हैं जो मुझे आप लोगों के सामने रखने थे। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको रियलिटी जरूर बताओ। देखो यार, अंधकार में जी नहीं सकता है, कम से कम रियलिटी अगर पता हो तो आप कम से कम कुछ एफर्ट्स तो लगाओगे। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बस इतना है कि आप जिस सिस्टम पे भरोसा कर रहे हो उस सिस्टम से आपको जॉब नहीं मिलने वाली। आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपका जो पैशन होगा। और अगर हम इस फील्ड की, अपनी हायर की बात करते हैं, तो दो ही चीजें होती हैं, या तो रिसर्च होता है या टीचिंग होती है। एक बात अभी समझ लो, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर आपको टीचिंग ही करनी पड़ेगी अगर आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना है, भले ही वो मन मार के हो या मन से हो।
लेकिन अगर आपको ये पता चल रहा है कि इस दुनिया में अगर टीचिंग ही करने से सरवाइव हो पा रहे हैं, तो क्यों नहीं अभी से आप एक स्टेप अपने को आगे बढ़ाते हो, मेहनत करना स्टार्ट करते हो अच्छे लेवल पे, और एक अच्छे लेवल पे आप अच्छा काम कर सकते हो। अगर नेगेटिव सोचेंगे फिर तो ये दुनिया में जीने का मन भी नहीं करता कभी कभी। लेकिन हर काली रात के बाद एक बहुत अच्छी सुबह आती है, उस सुबह के अकॉर्डिंग आप अपना जिंदगी आगे जी सकते हो। तो यही बात, बहुत सारी नेगेटिविटी हो चुकी है, लेकिन हमें बस ध्यान देना है पॉजिटिव पे। आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पर आगे ग्रोथ कीजिए। उसके बाद आप इस चीज़ को, ट्विटर अगर आप यूज़ करते हो, नहीं भी करते हो, 5-10 मिनट टाइम निकाल के आप ट्विटर को डाउनलोड करके हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, इस तरीके के हैशटैग स्पीक अप फॉर टीचर्स, हैशटैग स्पीक अप फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम, ये तो बहुत ज़्यादा है जो आपको करना चाहिए और इसके साथ जुड़ना चाहिए। और ये शायद से डिजिटल रेवोल्यूशन एक बहुत अच्छे लेवल पर जाने वाला है, जहां पर उम्मीद करते हैं एक सिस्टम में बदलाव आए, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन किसी दिन एक दिन जरूर बदलाव आए, जहां पर अगर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए सोचो और एटलीस्ट एक जॉब तो प्रोवाइड कम से कम करो। तो यही बात बस मैं आपसे रखना चाहता हूं। इस चीज को आप जितना फैला सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर करो, रियलिटी थोड़ी सी पर चले और सब एक साथ यूनाइट हो। हम यहाँ पर किसी के खिलाफ किसी के कोई पॉइंट बोलने नहीं आ रहे, हम सब एक हैं, एक साथ यूनाइट हो और एटलीस्ट अपनी एक बात रखो, अब की बार जॉब सरकार, मतलब इस पॉइंट को चलने दो। अगर पहले हम बोल सकते हैं वो, तो हम ये बात भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो इसको अपन चलाने वाले हैं, करने वाले हैं, और धीमे धीमे जो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे, अब इन मुद्दों पर मैं वीडियोस धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करूंगा कि किस तरीके से आपको रियलिटी भी दिखानी है मुझे, किस तरीके से क्या है। बहुत सारे जो नेट के स्टूडेंट ऑलरेडी पास आउट हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल पे रखा है, अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करोगे तो मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकता हूं। मुझे कोई मतलब देशद्रोह नहीं, देखो दो चीजें होती है, एक होता है राजद्रोह, एक होता है देशद्रोह। मैं यहाँ पर जो अपना सिस्टम है उसके खिलाफ आ रहा हूं। हम सब बहुत अच्छे से अपना वर्क करते हैं, ईमानदारी से, कभी कुछ करते नहीं है, अपनी चीजों में लगे होते हैं। अगर आपने देखा हो तो मैं तो कभी तक आज तक एक नेगेटिव वीडियो बनाया ही नहीं किसी को भी लेके, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो कोई ही हो, सब अपना काम अच्छे तरीके से करते थे। लेकिन अब यहाँ पर सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी हैं, जहाँ पर अपनी आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट नेट पास आउट हैं, बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने एग्जाम निकाले हुए, लेकिन फिर भी आज उनके पास एक जॉब नहीं है सही सी, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और अपन फ्यूचर में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पर अपन हायर एजुकेशन सिस्टम में कुछ अगर थोड़ा सा भी चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये अपनी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।